नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मायावती तो बिहार में क्या आईपी गुप्ता के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद में आईपी गुप्ता को इनवाइट किया गया। आईपी गुप्ता वहां पर पहुंचे, उन्होंने जोरदार तरीके से वहां पर भाषण भी दिया। आईपी गुप्ता की पार्टी, जिसको लोग पुकारू नाम से पान पार्टी भी बुलाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उसका नाम है आईआईपी। आईपी गुप्ता इकलौते विधायक जीते हैं, लेकिन चर्चा में बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी बता दें कि महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव और उनके अलायंस आईपी गुप्ता को कैंपेन में लेकर अपने हेलीकॉप्टर से बहुत घूम रहे थे। वजह यह बताई जाती है कि आईपी गुप्ता की जाति का वोट, जिसको कि हम तांती ततवा कहते हैं, वो कई विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए आईपी गुप्ता का राजनीतिक वजन जो है कुछ ज़्यादा आंका जा रहा है। हालांकि एक विधायक हैं, लेकिन उनकी महत्ता इस कदर है कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हें हैदराबाद बुलाते हैं। अब जरा सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी आईपी गुप्ता के साथ किस तरह का संबंध चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि ठीक चुनाव से पहले भी जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग अलग दल से गठबंधन करना चाह रही थी तो आईपी गुप्ता के घर भी पहुंची थी, आईपी गुप्ता से भी गठबंधन करने का प्रयास की थी। तो सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में है क्या और आईपी गुप्ता के दिमाग में चल क्या रहा है। वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी खुल करके कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मायावती हैं, मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो सवाल ये उठता है कि अति पिछड़ी जाति या फिर दलित के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक धमक दिखाने के प्रयास में तो एआईएमआईएम है, लेकिन बिहार में चुनाव हो चुका है। फिर बिहार की क्या तैयारी है असदुद्दीन ओवैसी की, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और बिहार में आईपी गुप्ता क्या सोच रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए आईपी गुप्ता को लेकर के दो अलग अलग दल क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। इसको राजनीतिक तौर पे मत लीजिए। पार्टी का प्रोग्राम था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के दावत पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान के पहल पे आईपी गुप्ता साहब उस दावत को कबूल किया और हमारे साथ गए। इसको राजनीतिक पहलू मत दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जान रहे हैं, दलित पिछड़ा सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरह आईपी गुप्ता भी एक बड़ा समाज जो इस राज्य में पीछे छूट गया है, पान तत्वा, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विचारधारा एक है, हमारा लड़ाई एक है, मिशन एक है, तो हम साथ हैं। सभी शोषित, वंचित, परेशान, लाचार सबको एक होना पड़ेगा। जरूरत है इस चीज का और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो वो आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है सो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। वो कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो वो दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सदन की समाप्ति के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये माधव आनंद कह रहे हैं। माधव आनंद वही विधायक हैं जो कुछ दिन पहले तक अपने ही नेता के खिलाफ उनके बहुत तरह के कदम देखे जा रहे थे। बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने सब कुछ ठीक कर लिया और अब माधव आनंद को लेकर के कहा जा रहा है कि माधव आनंद अब एक पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आईपी गुप्ता एनडीए में आ जाएंगे। चलते हम अपने मेहमान के पास, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं पटना से। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये खेल हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक कोचगवे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आलोक जी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सुजीत कुमार। जी हाँ, सुजीत कुमार हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं। सुजीत, ये आईपी गुप्ता को ही असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों बुलाया हैदराबाद?
और लोग भी थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? आईपी गुप्ता में असुद्दीन ओवैसी को क्या दिख रहा है? और आईपी गुप्ता चले भी गए एकदम सिर में मुरेठा बांधते हुए, मुस्कुराते हुए। आप देखिए एयरपोर्ट पे वो पप्पू यादव से गले मिलते हैं, भाव विह्वल होते हैं। वहाँ जो है बिहारियों की शान में कसीदे पढ़ते हैं, अख्तरुल ईमान के साथ, आदिल हसन के साथ। हैदराबाद पहुंच जाते हैं और बैरिस्टर साहब के साथ हाथ मिलाते हुए हम विजुअल में दिखा पा रहे हैं। ये आईपी गुप्ता कभी इस पेड़ के डाल पे, कभी उस पेड़ के डाल पे, कहां कहां छलांग लगा रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं आईपी गुप्ता? पंकज जी, ये आईपी गुप्ता जो है, इसमें एक दो तीन चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ इस पूरे मामले में। दरअसल आईपी गुप्ता वहां पर जब अपना स्पीच दे रहे थे हैदराबाद में, ध्यान दीजिएगा, दारुसलाम डे था। दारुसलाम डे के अवसर पर इनको बुलाया गया। वो वहां स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच में उन्होंने इस चीज का विशेष रूप से जिक्र किया था जिसको वो हर मंच पे कहते रहे, पान तांती ततवा समाज जो बहुत अति पिछड़ा है, शोषित है, जो भी है, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है उसके हिसाब से वो बोलते रहते हैं। तो उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था कि उस विचारधारा को AIMIM जो है वो लाइक करती है, यानी कि इनका इशारा स्पष्ट रूप से ये था कि जिस चीज को लेके वो चलते हैं उस चीज को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लाइक करती है। अब उनका विशेष रूप से वो दलित का जिक्र वहां नहीं किए, पिछड़ों का जिक्र नहीं किए। जो उनका वोट बैंक है जिसका वो दावा करते रहते हैं, उस वोट बैंक का आईपी गुप्ता ने वहां पर जिक्र किया। और न केवल जिक्र किया बल्कि उन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि अगर ओवैसी उनकी उम्मीद को, उनकी बातों को अगर सदन में यानी कि लोकसभा में उठाते हैं तो उनको आने वाले दिनों में बहुत उसका एडवांटेज मिल सकता है। यहाँ पे दो तीन चीजें और है पंकज जी, तो समझने की जरूरत है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अब तक जो पान तांती ततवा समाज की बात आईपी गुप्ता करते रहे हैं वो केवल और केवल एक क्षेत्र विशेष या सदन विशेष तक सीमित रहा है, यानी कि बिहार विधानसभा तक। हालांकि वो पहली बार पहुंचे हैं, तो अब तक तो वो चीजें नहीं उठी थी, और ना ही किसी पार्टी ने उनके इस समाज को दिल्ली स्थित लोकसभा में उठाने की बात कही थी। अब इनको उम्मीद इस चीज की है कि अगर ओवैसी उनकी पार्टी के जो बेस वोटर हैं उनकी मांग को अगर सदन में यानी लोकसभा में उठाते हैं तो एक मैसेज दिल्ली से आएगा, और वो मैसेज जाएगा कि भाई आईपी गुप्ता ने ओवैसी के माध्यम से अपने एक बड़े वोटरों के लिए दिल्ली से आवाज उठाई। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि आप, मैं फिर कहूंगा, उन्होंने दलित शब्द का जिक्र नहीं किया है, और जाहिर सी बात है AIMIM जो है वो दलित शब्द का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही है, वो भी अति पिछड़े, शोषित, वंचित का जिक्र कर रही है, जिसके लिए वो आईपी गुप्ता पर डोरे डाल रही है। तीसरी बात, जिस सीमांचल में AIMIM का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, उसी सीमांचल में आईपी गुप्ता भी अपनी मजबूती को दिखा रहे हैं। सहरसा जो है वो सीमांचल में नहीं है, लेकिन सीमांचल से बिल्कुल सटे हुए है। अब AIMIM की ये सोच जरूर है कि आईपी गुप्ता का जो भी इन्फ्लुएंस है उस इलाके में उसको भुना करके AIMIM एक बेहतर वहां पे कॉम्बिनेशन पैदा कर सकती है। क्योंकि आप इस चीज को गौर करेंगे, चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होने के बाद से AIMIM की तरफ से एक बार भी ना आरजेडी के बारे में कुछ कहा गया है, ना कांग्रेस की तरफ कुछ कहा गया, क्योंकि उसको पता है कि उनका वोट बैंक जो है वो दरक चुका है। लेकिन वो आईपी गुप्ता में इस चीज को देख रही है, वो इस चीज को नहीं, तो आईपी गुप्ता में इस चीज को देख रही है। आईपी गुप्ता तो एक ही विधायक है ना, दीपक कोचगवे जी, लेकिन आईपी गुप्ता गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं, हर एक डाल पे बैठ भी रहे हैं, और पहली बार का विधायक इतना मजा ले रहा है राजनीति का। आखिरकार वजह क्या? आईपी गुप्ता को यह बात समझ में आ गई है कि भाई उनका भविष्य है, उनकी जाति कई विधानसभा में है, और आने वाले समय में उनका जाति और संगठित होगा, और इसलिए आईपी गुप्ता की राजनीतिक ताकत है जिसको अब बड़ी बड़ी पार्टियां इग्नोर नहीं कर सकेंगी। असुद्दीन ओवैसी इस बात को समझ गए। असुद्दीन ओवैसी ने उनको इनवाइट किया। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे थे। आप देख लीजिए, आपको याद होगा राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे थे और आईपी गुप्ता घूम रहे थे। तो सवाल यह, आईपी गुप्ता जो क्लेम करते हैं कि लगभग 80 सीट पर उनकी जाति तांती ततवा का अच्छा खासा वोट है जो किसी को जिता सकता है और हरा सकता है, यह संख्या 20 से 25 हजार के आसपास है।
तो ये जो उनकी राजनीतिक ताकत है उसको अब धीरे धीरे सियासी पार्टियां समझने लगी हैं और इसीलिए आईपी गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। दीपक कोचकवे जी। ऐसा कि इसी ताकत को लेकर मुकेश सहनी भी आगे बढ़ रहे थे और मल्लाह के जिस क्षेत्र में मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो अपने प्लेन पर अपने हेलीकॉप्टर पर अपनी सभाओं में ला रहे थे, उन्हें अहमियत दे रहे थे। तो उनका भी प्रभाव हर एक सीटों पर कुछ न कुछ है। जो गंगा के किनारे पर बसा हुआ जिला है उनमें है। ये देखिए एक राजनीति एक अलग चीज है। जिस तरह से आईपी गुप्ता का फ्लक्चुएशन अभी उनको लग रहा है, देखिए 15 दिन पहले इस पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता दी और 15 दिन के बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। अब मैं अपने उम्मीदवार में 3 उम्मीदवार जहां तक मुझे याद है 3 लोगों को उन्होंने खड़ा किया, जिसमें मात्र ये जीते और वो भी 2500 से के आसपास के वोट से। सहरसा से वो आलोक रंजन को हराया विधानसभा में भाजपा के। देखिए जो जिस तरह है एक उत्साह है और उस उत्साह में ये समझ रहे हैं। अब जैसे अब ओवैसी ने इन्हें बुलाया, ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने सम्मानित किया, उनके बारे में कहा गया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ओवैसी साहब मुझे भी नहीं लग रहा था कि आप इतनी सीटों पर जीतेंगे और उसी से तेजस्वी यादव को भी नहीं लगा था। तो अब आपके बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है, ये शब्द उन्होंने कहा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ओवैसी, देखिए ओवैसी हाल में विधानसभा के फ्लोर पर उन्होंने कहा, जब उन्होंने सत्ता पक्ष को बड़े आड़े हाथों लिया और कहा कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं और अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते तो घुटना टेक एग्रीमेंट अमेरिका के साथ नहीं होता। तो ये दोनों नेता जो हैं वो सामाजिक न्याय के प्रतीक है और बहुत तारीफ की उन्होंने। उसके बाद आपने देखा जिस तरह से वो हैदराबाद गए। देखिए पान पार्टी के नाम से जाने जाना इन आईपी गुप्ता जो इंजीनियर हैं, आपने लगातार देखा है कि वो पूरे एक्शन में है। हाल फिलहाल ये भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आईपी गुप्ता को ले सकते हैं और मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। ये भी हवा चली काफी दिनों तक और अभी भी बदस्तूर है इनर में ये बात चल रही है कि अगर आईपी गुप्ता को मंत्री बना दिया जाए तो वो जनता दल यूनाइटेड में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी बन चुकी है। और ये भी सोच रहे हैं कि ओवैसी के साथ जाकर सीमांचल, आपने देखा सहरसा से सटा हुआ सीमांचल है, पप्पू यादव से सट के गले लगना, ओवैसी के साथ उनके सभा में जाना, कुछ तो उनकी महत्वाकांक्षा दिखती है और इस तरह से लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं, मगर कंक्रीट नतीजे पर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ वो देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी बहुत मजबूत नहीं अभी दिख रही है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से, कोर्ट केसेस को लेकर। तो मैं मानता हूं कि अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि देखिए नहीं अर्ली है, लेकिन ये एक इंडिकेशन तो है ना, इस बात को तो समझना पड़ेगा ना। इंडिकेशन ये है कि दरअसल असुद्दीन ओवैसी अब सिर्फ मुसलमान की पार्टी नहीं रहना चाहते, उनकी पार्टी, उनको लगता है वंचित शोषित वर्ग के साथ मुस्लिम का अलायंस कैसे बनाया जाए। तो अब वो छोटे छोटे नेताओं को पकड़ रहे हैं या जो दरकिनार किए हुए नेता, मतलब महागठबंधन से जो अलग हैं। अब महागठबंधन में वैसे आईपी गुप्ता हैं, लेकिन अभी आईपी गुप्ता को साधा जा सकता है, इसलिए असुद्दीन ओवैसी की नजर है। उत्तर प्रदेश में मायावती को साधा जा सकता है क्योंकि इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं है। तो बसपा के साथ कैसे अलायंस बनाया जाए, और
ओवैसी की पार्टी कहती भी है कि भाई दलित मुसलमान का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में कमाल कर सकता है और अपर कास्ट भी जुड़ सकता है इसमें और हम सरकार बना सकते हैं। आलोक वत्स जी इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं कि बिहार से आईपी गुप्ता को हैदराबाद बुलाना, क्या मतलब है इसका? और उत्तर प्रदेश में अगर एआईएमआईएम का मुखिया कहे, प्रदेश अध्यक्ष कहे कि हमारी पहली प्राथमिकता में बहन जी हैं, हम उनके साथ गठबंधन चाहते हैं। देखिए पंकज जी, बिहार में आईपी गुप्ता ने जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, इंडिया इंक्लूसिव पार्टी। उसमें मुख्यतः उन्होंने 4 जातियों को छांटा, पान, चौपाल, तांती और सतवा। अब ये मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है कि इनकी परसेंटेज कितनी है वोट बैंक में, लेकिन शुद्ध रूप से जातिगत पार्टी इन्होंने बनाई है। और अभी के संदर्भ में जिस तरीके का राजद का चल रहा है मामला, वो एक ढहता किला नजर आ रहा है। ओबीसी की एक्सेप्टेंस अक्रॉस इंडिया मुसलमानों में गहरी होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान को लगता है कि ओबीसी ही हमारा कायाकल्प करवा सकते हैं और लोगों ने हमको ठगा है अभी तक, या सिर्फ वोट बैंक के नाम पर हमारा इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में ओबीसी अब अपने पंख फैला रहे हैं। उनको लगता है कि इसमें अगर और लोगों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा बेस जो है वो ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। इसी क्रम में वो मायावती जी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि दलितों की एक बहुत बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, और इसी संदर्भ में वो बिहार में आईपी गुप्ता के साथ भी बातचीत का सिलसिला उन्होंने जारी किया है। आईपी गुप्ता को भी लगता है कि उनके द्वारा पार्लियामेंट में अपने समाज के मांगों को उठवाकर वो उनके बीच में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खेल अभी चलेगा। और इस ओवैसी की पुरानी स्थिति नहीं है जहां वो मात्र वोट कटवा के नाम पर जाने जाते थे। अब उनकी स्थिति सुदृढ़ होती चली जा रही है और इसका मेन कारण है उनका सीट जीतना, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव में हो, ये बीएमसी के चुनाव में और अन्य जगहों पे जो चुनाव हुए, या बिहार में उन्होंने जो सीटें जीती। तो इस तरीके से मुसलमानों के अंदर उनकी पैठ गहरी होती चली जा रही है। अब वो चाहेंगे कि इस बेस को लंबा चौड़ा करने के लिए तो अन्य लोगों को इसमें जोड़ें। उसी क्रम में आईपी गुप्ता के साथ भी उन्होंने बातचीत का सिलसिला बढ़ाया है। और आईपी गुप्ता को भी लगता है कि इनके साथ मिलकर, क्योंकि सीमांचल से सटे हुए ये राजनीति करते हैं, सहरसा और सीमांचल में ज्यादा दूरी नहीं है, कि शायद अगले चुनाव में उनका वोट बैंक बढ़ जाए, उनके कैंडिडेट ज्यादा जीत जाए। तो अभी थोड़ी दिन और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, अंतोगत्वा ये शेप लेगा। फिर देखना होगा कि किस तरीके का वोट बैंक, किस तरीके का वोट बेस, किसके साथ मिलकर लोग बनाते हैं। चलिए, किसके साथ वोट बेस बनाते हैं, लेकिन तैयारी तो बहुत पहले से होती है ना। सुजीत चर्चा तो पटना में बहुत होगी कि ये आईपी गुप्ता लालू प्रसाद की वजह से सदन में है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये भी बताते हैं। तो ये विंडो तो दोनों खोले रखना चाहते हैं कि जिधर उनको मौका मिले उधर सेट हो जाए। और एक चालाक राजनीतिज्ञ तो यही प्रयास करता है। तीसरी तरफ हैदराबाद भी पहुंच जाते हैं। तो यही सवाल मैं आपसे कर रहा था। जो माधव आनंद कह रहे थे कि ये सदन समाप्त हो जाने दीजिए, आपको दिखेगा कि आईपी गुप्ता हमारे तरफ हैं, तो क्या एनडीए में आ रहे हैं आईपी गुप्ता? क्योंकि पहली प्राथमिकता तो आईपी गुप्ता की यही है ना कि भाई उनकी जाति को एससी एसटी में शामिल किया जाए। यही कहकर तो वो अपने समाज को जोड़ रहे हैं और इतने बड़े नेता बने हुए हैं।
कि पंकज जी अभी से थोड़े दिन पहले की बात को आप याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव का दौर चल रहा था, हालांकि उसमें गठबंधन की बातें चल रही थी, कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा। उस समय आईपी गुप्ता के बारे में ये भी खबरें आई थी कि वो दोनों तरफ बातें कर रहे हैं, यानी एनडीए की तरफ वो बातें भी कर रहे थे और महागठबंधन की तरफ भी बातें कर रहे थे। उनका यही कहना था कि हमारी जो मांगे हैं अगर उसको एनडीए मांग लेती है तो हम एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। उन्होंने ऑप्शंस को खुले रखे थे। वो जो ऑप्शंस को खुला रखने का जो दौर था वो बहुत दस्तूर अभी भी जारी है। वो आज भी ऑप्शंस को खुले रखे हैं। अभी कुछ रोज पहले जब सदन का बजट सत्र चल रहा था तो वो खुद उठ के सीएम नीतीश कुमार के पास चले गए थे, जहां पे सीएम बैठे हुए थे, वहां पे उनकी कुछ देर की गुफ्तगू हुई थी सीएम के साथ। उसके बाद से फिर उनका ये भी बयान आया कि आज वो जिस जहां पे हैं उसमें भी लालू प्रसाद का और नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। कहने का मतलब है उनके समाज के उत्थान का या उनके जैसे जो और भी समाज के लोग हैं उनके उत्थान का। आईपी गुप्ता बहुत मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में अभी दिखाई दे रहे हैं। उनका ध्यान दोनों तरफ है। वो अभी वेट एंड वॉच अपने हिसाब से लोग भले सोच ले कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वेट एंड वॉच को और कंटिन्यू करेंगे और वो अंत में ये जरूर देखना चाहेंगे किसके साथ जाने में उनको फायदा है। देखिए वो संख्या बल की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर उनको संख्या बल की तरफ जाना होता तो कहाँ ओवैसी की पार्टी 5 है सदस्य और कहाँ आरजेडी 25 है। तो वो संख्या बल को नहीं देख रहे हैं, वो स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। अगर वो एनडीए में नहीं आते हैं, अगर वो जदयू में शामिल होकर मंत्री नहीं बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा संभावना इस चीज की है कि वो स्टेबिलिटी को देखेंगे जो उन्हें ओवैसी के रूप में दिख रही है और वो उधर जाएंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं। वो हो सकता है वो ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर वो सीमांचल में अपने उम्मीदवार को खड़ेंगे तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस वहां पे एआईएम का ज्यादा है तो वो उनकी पार्टी को सपोर्ट कर दे। वहां के जो सपोर्टर्स है ओवैसी के से वो पूरी दोनों तरफ से इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने कुछ मुद्दों पे मेरी बातचीत भी हुई थी। कुछ रोज पहले की मैं बात बताऊं, जब आईपी गुप्ता से मेरी बातचीत हुई थी कि आपके मन में चल क्या रहा है, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी देखते जाइए, उन्होंने मेरा नाम लेकर कि अभी देखते जाइए बहुत कुछ चलता रहेगा। वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन चाल को चल रहे हैं। अब वो चाल दो तरफा चल रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के ये वो दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं। वो इस चीज को जरूर देखना चाहेंगे कि वो अगर कोई भी राजनीतिक स्टेप उठाते हैं तो आगे आने वाले दिनों में उनके ऊपर और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है, उसके बाद से फिर वो कोई अपना स्टेप उठाएंगे। जहां तक माधव आनंद की बात है, देखिए पंकज जी बिल्कुल सही बात है। बिहार में रह रहा है कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन कतिपय कारणों से विस्तार नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है उसकी कई रीजन है। कभी ये खबर भी आती है कि ये ओवैसी की पार्टी में टूट हो सकती है, कभी ये भी आती है कि कांग्रेस टूट सकती है, कभी ये भी कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता भी आ सकते हैं। कई तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। अब चलिए concrete कुछ खबरें कई तरह की आ रही हैं, ये बात सच है, पर सवाल ये है आदिल हसन जुट गए हैं, बड़े पॉपुलर हैं भाई। पॉपुलर इसलिए कह रहा हूं कि महज 300 से आ रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए बलरामपुर से। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है जीत और हार तो क्वांटिफाइड होता है, लेकिन ये अंतर इतना माइनर है, कम है, और पहली बार इतने कम वोटों से हारना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आदिल हसन साहब से अभी चुनाव की बात नहीं करूंगा, मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आईपी गुप्ता आरजेडी के साथ हैं, उनको आप हैदराबाद लेके उड़ गए, कितना नुकसान करिएगा आरजेडी का भाई, जरा ये बता दीजिए। सर नुकसान नहीं, आईपी गुप्ता साहब तो हमारे पार्टी का 68वां जो फाउंडेशन डे था उसके वो चीफ गेस्ट। ये संदेश है, ये मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हम हर बिरादरी को लाभ सम्मान करते हैं और सबके साथ है। तांती ततवा पान समाज का जो मुद्दा है, जो बिहार में लगभग 80 लाख आबादी है, उनके हम साथ हैं। आपने देखा कि अकबर ओवैसी साहब ने खुद अपने हाथ से खुदकुशी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद कहा कि ये चुनाव में पार्लियामेंट में उनके बिरादरी का मुद्दा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनको उन्होंने खास तौर पे चीफ गेस्ट तौर पे बुलाया था हैदराबाद में बैरिस्टर साहब ने। और अकबर ओवैसी साहब जो पार्टी के फ्लोर लीडर है, उन्होंने खुद अपने हाथ से जाकर खुदकुशी की। और आप फोटो देख सकते हैं, ये सम्मान मुझे ये कहीं नहीं मिलेगा जो सम्मान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब ने खुद दिया। आप देख रहे होंगे विजुअल में। नहीं, पर पॉलिटिक्स में सम्मान भी तो ऐसे नहीं दिया जाता। राजनीति में आदमी छींकता भी है तो उसका मतलब होता है, ये बात आप जान लीजिए। आप आदिल भाई हमको देख के मुस्कुराएं, उसमें प्रेम हो सकता है, पर राजनीति में मुस्कुराहट के पीछे भी कोई ना कोई रणनीति होती है।
आप ये बताइए कि आईपी गुप्ता को चीफ गेस्ट बनाने का मतलब, और वो भी हैदराबाद में, क्या है? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि ठीक है, आप कहते हैं अब एआईएमआईएम केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं रह गई, शोषित वंचित समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है, अपर कास्ट भी जुड़ रहा है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि बिहार में आईपी गुप्ता पे नजर, और नजर की वजह यह है कि आईपी गुप्ता जिस जाति से आते हैं और उनकी पार्टी क्लेम करती है कि कम से कम 80 विधानसभा में वो निर्णायक स्थिति में हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि भाई मेरी पहली प्राथमिकता में बहन जी हैं। मतलब आप उन लोगों को साथ जोड़ना चाह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में नेग्लेक्टेड हैं या हाशिए पर हैं, उनको साथ लेकर के एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बनना आप चाह रहे हैं। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आईपी गुप्ता को हैदराबाद में चीफ गेस्ट बनाने के पीछे ये कारण है और कुछ बड़ा है? जरा बता दीजिए, और किस किस पे नजर है आपकी? पंकज जी, एक सवाल मैं और आदिल जी से एक सवाल, आपके सवाल के लिस्ट में एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि आईपी गुप्ता को तो न केवल यहाँ से बुलाया गया, आईपी गुप्ता के ससुराल का भी ख्याल रखा गया था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी रणनीति है। आईपी गुप्ता की शादी महाराष्ट्र के अकोला में हुई है और वहां से भी बजाबते गेस्ट को बुलाया गया था, और आईपी गुप्ता ने इस चीज को बजाबते स्टेज पर कहा कि भाई मेरे ससुराल का भी ख्याल रखा गया है। आदिल जी जरा इसका भी जवाब देंगे। कैसे मुस्लिम समुदाय में दुल्हा है, उसी तरह हिंदू समुदाय में भी बुनकर है दुल्हा जो कहते हैं। आईपी गुप्ता उनकी आवाज है, 80 लाख आबादी है उनकी, और तेलंगाना में भी उनकी बिरादरी है, बंगाल में भी है, झारखंड में, यूपी में भी है। और आईपी गुप्ता बहुत ही संघर्षशील आदमी, आपने देखा 13 अप्रैल को उन्होंने बहुत जबरदस्त गांधी मैदान में रैली की, दूसरा कोई न कर पाए। और बैरिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर उनके समाज के सम्मान को बुलाया, दावत दिया। अकबर साहब ने खुद पर्सनली उनको फेलिसिटेट किया। और आईपी गुप्ता का हक है, हम चाहते हैं कि वो लोकसभा जाए। वो सीमांचल के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, हिंदू बिरादरी में जो जुला है, मुस्लिम बिरादरी में जो जुला बिरादरी है, जो गुज्जर समाज है, उसके साथ है। तो हम आईपी गुप्ता साहब के साथ हैं। तो बसपा के भी जो माननीय विधायक है उनको भी हमने दावत दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे। मेरा प्लेटफॉर्म तो सबके लिए खुला है, माइनस बीजेपी। इंदिरा गांधी दारुसलाम आई थी, वही दरवाजा है जहाँ पर आईपी गुप्ता साहब थे। इंदिरा जी भी आई थी। अगर तेजस्वी यादव को भी इंशाल्लाह भविष्य में आना पड़ेगा, आज न कल, कल ना परसों, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। नहीं, पर आपने तेजस्वी यादव को इनवाइट किया था क्या? आपने कांग्रेस के किसी नेता को इनवाइट किया था क्या? यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूं। ये नॉन पॉलिटिकल था आदिल भाई, ये नॉन पॉलिटिकल था। तो आपने इनको, चलिए आपने एक बात कह दिया माइनस बीजेपी को तो आप नहीं बुलाएंगे, बीजेपी को बुलाएंगे तो बीजेपी के लिए भी गड़बड़ हो जाएगा और आपके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप आरजेडी को इनवाइट क्यों नहीं किए? कांग्रेस को इनवाइट क्यों नहीं किए? आईपी गुप्ता और उनके ससुराल वालों को इनवाइट किए, हमको तो नहीं इनवाइट किए आप तो हमेशा मेरे दिलों में बसते हैं। आप तो सुजीत साहब और मैत्री जी जब बोलिए, हैदराबाद के दारुसलाम में आप लोग का इस्तकबाल, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला। आप तो बड़े भाई है, गार्जियन। और आईपी गुप्ता एक आवाज है, उस आदमी का संघर्ष देखिए। तांती तत्वावान बिरादरी को उन्होंने एक आवाज दी है, एक पहचान दी है। हम तो चाहते हैं उस आदमी लोकसभा जाए। पंकज साहब, लोकसभा भेजने का मटेरियल है डॉक्टर आईपी गुप्ता। और उनका जो ससुराल खुला है, वहां से हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, वही उनको भी दावत दिया गया था। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आईपी गुप्ता साहब आए, हम इसके लिए दिल से धन्यवाद। उनकी पार्टी के सभी ठेकेदार को, उनको तांती तत्वा समाज के सम्मान में हम लोग खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो ये मान लिया जाए, मैं आप, क्योंकि आपने कहा उनके समाज की संख्या महाराष्ट्र में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, तो इसलिए एआईएमआईएम को आईपी गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मतलब भविष्य में एआईएमआईएम इन राज्यों में भी जातीय समीकरण साधने के लिए आईपी गुप्ता से गठबंधन कर सकती है या करने की सोच रही है। आईपी गुप्ता साहब का दिल से इस्तकबाल है, झारखंड में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, जहां भी एमआईएम है। आईपी गुप्ता साहब हमारे साथ अगर लड़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, हम उनके साथ। तो आपसे कुछ बात हुई है क्या?
नहीं, उनका एक समाज का समस्या था जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, उसी को बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने आश्वासन किया, मैं लोकसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा और आईपी गुप्ता साहब से फिर लोकसभा के शासन जब चलेगा तो सत्र में बैरिस्टर साहब आईपी गुप्ता साहब को बता दें। अख्तरुद्दीन साहब रहेंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब रहेंगे, पूरे हमारे के 5 रहेंगे, हम उनके समाज के लिए लड़ेंगे। आईपी गुप्ता हमारे बिहार के भी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट रहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो बुलाएंगे। वो सीमांचल के मुद्दे पर, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के मुद्दे पर हमारे साथ हैं। एक आदमी हमारा साथ देना चाहता है तो हम दिल से उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम चाहते हैं कि आईपी गुप्ता साहब जैसी शख्सियत आए और हमारे मुद्दे में हमारे साथ हैं। हम उनका दिल से इज्जत भी करते हैं, एहतराम करते हैं, उनका सम्मान भी है। और नहीं नहीं, एहतराम सम्मान आप सब करिए, आप सब करिए। ये बता दीजिए मतलब आपने, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आलोक वत्स जी, पूछिए पूछिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। देखिए, आदिल हसन साहब मुस्कुराते हुए सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर बिहारी भाषा में इस पूरे संदर्भ को देखिए तो उसका एक ही लबोलवाब होगा कि आईपी गुप्ता को छापने की पूरी तैयारी से ये उनको वहां बुलाए थे। ये कुछ भी कह ले, ये अपना बेस बढ़ा रहे हैं और उसमें आईपी गुप्ता इनको फिट नजर आते हैं, जिनके पास एक पर्टिकुलर समाज का वोट बैंक है। सबका जवाब आप वो ही को, सबका जवाब आप ही को देना। मेरे संवाददाता भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ सुजीत पूछिए। जी पंकज जी, मैं आदिल जी से एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि पहला सवाल ये है आदिल जी की, जो आपकी पार्टी AIMIM है उसमें AIIPIM कब तक होगा? और पहली बात। दूसरी बात ये कि आप चूंकि बंगाल के प्रभारी हैं, बंगाल में चुनाव है और अभी आपने जिक्र किया कि बंगाल में भी काफी बड़ी संख्या में पान तांती ततवा समाज के लोग हैं। बंगाल के प्रभारी आप ही हैं और सब कुछ आपके देखरेख में चल रहा है। क्या आगे नहीं नहीं, और आईपी गुप्ता को वेलकम, आईपी गुप्ता को वेलकम भी किया जा रहा था, तो बगल में यही मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं ओवैसी साहब के बगल में अख्तरुद्दीन साहब भी हैं। देखिए, अख्तरुद्दीन साहब मेरे रियासती सदर भी है। ऐसा नहीं कि कोई सब है, पूरी पार्टी है, पूरा इनकी मुस्कुराहट में बहुत राज छिपा हुआ है। अच्छा पंकज साहब, आदिल जी आप मेरे दोनों सवाल का जवाब दीजिए। सर, बंगाल में अगर आईपी गुप्ता साहब मेरे साथ आएंगे, उनका दिल से इस्तकबाल है। यूपी में इस्तकबाल है, झारखंड में इस्तकबाल है, कहीं भी आएंगे उनका दिल से। जब मेरे मंच पर आ गए हैं, आप लेके जा रहे हैं कि नहीं ये बताएं? आएंगे तो सही है, आप लेके जा रहे हैं कि नहीं? हम तैयार हैं। उनसे पूछिए, हम उनको चाहते हैं कि आईपी गुप्ता जैसे तेजस्वी यादव है। आपकी कोई बात हुई है क्या आदिल भाई? आपकी कोई बात हुई है? नहीं, आपकी कोई बात हुई है? सर अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह तेजस्वी यादव जी का कद है, अखिलेश जी का कद है, उसी तरह आईपी गुप्ता साहब का भी बिहार में राजनीति में कद है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के पटल पे आईपी गुप्ता साहब आगे बढ़े। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुद्दीन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, MIM उनके साथ डंके के चोट पर है और 2029 में लोकसभा भी भेजेंगे आईपी गुप्ता साहब। तो ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन को NDA नहीं तोड़ पाई, लेकिन AIMIM तोड़ने के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये मान लिया जाए। मतलब वो लोग नहीं तोड़ पाए, आपने तोड़ दिया, ऐसा कह दें? सर पंकज भाई, पान समाज, ताती समाज जो समाज है वो खुश है ना, देख रहा है ना उसके नेता को सम्मान में कोई कमी किए हैं? देखिए, आप वो फोटो देखिए, उस समाज के साथ हम खड़े हैं, उस समाज की इज्जत करते हैं, उनके नेता की इज्जत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। हमने इस्तकबाल किया। देखिए, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम तो दिल से सबका इज्जत करते हैं। तेजस्वी को भी बोले थे कि भाई इसी क्रम में उनके हाइट से बड़ा माला उनको पहना दिए। अल्लाह इज्जत दिलाता है ना सर, अच्छा लग रहा है ना लोग सर। नहीं तो अब एक अंतिम सवाल आप ट्रैवल कर रहे हैं, महागठबंधन में बने रहेंगे या आपके साथ आ रहे हैं बंगाल चुनाव में, ये बता दीजिए। सर ये तो मैं नहीं जानता हूँ किसके साथ है, लेकिन आईपी गुप्ता साहब का MIM में दिल से इस्तकबाल है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ आके चलिए। और बिहार की राजनीति, देश की राजनीति नहीं, ऐसा तो आप समाज के हर मुद्दा में हम, ऐसा तो आप चुनाव से पहले भी चाहते थे, आप उनके घर गए थे। अख्तरुद्दीन साहब दरवाजा में फकीर आदमी है, हम तो फकीर हैं, सबके दरवाजे पे जाके प्रणाम करते हैं। अब कोई हमें भिक्षा दे नहीं दे, हम तो अब सबके दरवाजे को खटखटाते हैं। हम तो बहुत छोटा सा इंसान है, तेजस्वी जी की तरह नहीं है।
बड़े पॉ- चौधरी नहीं है, हम लोग तो फकीर आदमी है। नहीं, फकीर सबके पॉलिटिक्स दरवाजे पे जाता है। पॉलिटिक्स करने वाले तमाम बड़े नेता फकीर ही हैं। कोई फकीर नहीं सर, होता हम तो है, बड़े कोई फकीर, कोई हम तो बहुत साधु छोटे होता फकीर। है, पता हम नहीं लोग तो कोई सर बहुत छोटे क्या फकीर। बेचता है। ये हम लोग तो सर पॉलिटिक्स का मोहब्बत सगल है। बेचते हैं। हाँ। हम तो मोहब्बत बेचते हैं। ठीक 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 है। देखिए पंकज जी, हाँ देखिए पंकज जी, अगर इन्होंने यूपी में मायावती जी के साथ अपना गठबंधन कर लिया, जिसकी बहुत संभावना बन रही है, तो आईपी गुप्ता भी उसमें अगर शरीक होंगे, तो अभी जो स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से ब्राह्मण एक तरीके से नाराज हैं, वो इनके ऊपर आ जाए तो हो सकता है ये बहुत बड़ा खेल कर देंगे यूपी में। बहुत इसमें बड़ा कहीं खेल कोई कर शक नहीं। देंगे। पर ये बताएंगे बेहतर कि उत्तर प्रदेश में आपकी बात कहां तक पहुंची है। कहा जा रहा है दलित और उसमें मुसलमान गठबंधन बड़ा ही मजबूत गठबंधन होगा, 44% के आसपास वोट आपके साथ आ जाएगा। पंकज साहब, मैं और उत्तर उसमें प्रदेश अब का ब्राह्मण प्रभारी। और आईपी गुप्ता जुड़ गए तो और क्या होगा, सोने में सुहागा होगा। पंकज साहब, जी पंकज साहब 2020 में मैंने बसपा को बहन जी के साथ हम चुनाव लड़े थे। बहन जी का दिल से इस्तकबाल है। हम चाहते हैं बहन जी देश के प्रधानमंत्री बने। हम उनके साथ हैं। अगर उत्तर प्रदेश में वो आना चाहती है, दिल से इस्तकबाल है। राम जी गौतम जो एमपी थे, बिहार के प्रभारी थे गौतम साहब, उन्होंने 2020 में अलायंस कराया था, बहन जी के संदेश दिया था और बिहार में हम 5 सीट जीते थे। एक जमा खान जीता था जो धोखा देता। हम बहन जी के विचारधारा, काशीराम जी के विचारधारा के साथ है। अगर काशीराम जी के पार्टी के वो बहन जी आए, एमआईएम में दिल से इस्तकबाल है। और आईपी गुप्ता साहब आए, और जो भी दलित पिछड़ों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, कोई ब्राह्मण भी पार्टी बनाता है, अगर उसके साथ भी कोई शोषण हुआ, हम उनके भी साथ, मतलब माइनस बीजेपी, हर शोषित वंचित पीड़ित के साथ आप जुड़ने को तैयार माइनस हैं, बीजेपी, जिसके साथ संख्याएं, ये यही माइनस कहना चाह रहे हैं। बीजेपी, ठीक है। माइनस बीजेपी। माइनस बीजेपी, मतलब उसमें बीजेपी के कहीं इस क़यामत तरह तक की के बात नाम तो नहीं है कि अपर कास्ट नहीं जुड़ सकता, आप जो जो क्लेम एकदम हम करता तो हो। चाहते हैं सर। हाँ हाँ, अखिलेश्वर शर्मा कुमियार समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया। राणा रंजीत जी राजपूत समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया। लोकसभा भी दिया, विधानसभा भी दिया। हमने प्रियंका जी को दिया। कोई भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, अपर कास्ट, कायस बिरादरी से लोग आते हैं। एमआईएम में दिल से इस्तकबाल है। फ्रंट सीट्स देंगे उनको। और इस बार सीमांचल से एक हिंदू भाई को एमएलए एमआईएम के टिकट पे जितवाएंगे। आज लिख लीजिए पंकज साहब, वचन देते हैं आपको। हिंदू समाज से एमआईएम के टिकट पर एमएलए जिता कर लाएंगे। चाहे बलरामपुर सीट देना पड़े, मैं वो दे दूंगा, लेकिन एक हिंदू भाई को जिता कर लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला एमआईएम के सिंबल। और चलिए। अपर कास्ट हो, जाति तत्व समाज से हो, कोई भी हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, नहीं नहीं, हिंदू मेरा समाज से सवाल ये था जितवाएंगे। कि आपकी पार्टी किस किस के साथ गठबंधन करना चाह रही है, और मैं यही माइनस सवाल बीजेपी सबके साथ। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की तैयारी है, बंगाल की तैयारी है, दोनों जगह की तैयारी है। दीपक कुछ सब गवेजी, जगह की तैयारी, सब आसाम भी जगह जा की सकते तैयारी। चलिए आदिल भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। आपको शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद, आप ट्रैवल कर रहे हैं। पर दीपक कुछ हाँ, गवेजी, बिल्कुल दीपक कुछ गवेजी, सवाल ये उठता है कि ये जो तैयारी है और उसमें आईपी गुप्ता अपने को जिस तरीके से देख रहे हैं कि भाई उनके कॉज को कोई उठाए तो लोकसभा में उठाए, क्योंकि उनको अगर एससी एसटी में इंक्लूड कर लिया गया, उनकी जाति को, जो कि एक समय तक ये लोग वहां पर थे, मतलब वो एससी एसटी में आते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और फिर इन लोगों को अति पिछड़े में आना पड़ा, और जिसको लेकर के आईपी गुप्ता लगातार संघर्षरत हैं। तो सवाल ये उठता है कि आईपी गुप्ता कब तक महागठबंधन में बने रहेंगे, क्योंकि देखिए महागठबंधन में बने रहने का औचित्य उनका क्या है, क्या उनका पर्पस है वो महागठबंधन में सिद्ध होगा। एक सवाल ये है, एनडीए आईपी गुप्ता को ले सकता है क्या, क्योंकि एनडीए के पास भारी मैंडेट है, आईपी गुप्ता की जरूरत क्या है, या एनडीए भविष्य देख करके ले सकता है इसलिए क्योंकि 80 सीट पर इफेक्टिव है। आईपी गुप्ता के वोटर्स बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे या जेडीयू के साथ? मेरे हिसाब से जेडीयू के साथ कंफर्टेबल होंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया कि उनका वो कंफर्टेबल कहाँ होंगे। और जिस तरह से अभी नई पार्टी है और जिस तरह से उनका अभी उफान है, जिस तरह से उनका उत्साह है, जिस तरह से वो हाउस में बोलते हैं और जिस तरह से वो कहते हैं कि तांती ततवा को उनका न्याय उनका हक दिला कर रहेंगे,
ये बात मैं मुकेश सहनी से थोड़ा इनको रिलेट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है। अब आप देखिए कि जिस तरह से एक बार AIMI के सारे MLA नीतीश कुमार से मिलने गए थे और नीतीश कुमार से कहा था कि सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाए और सीमांचल पर ध्यान दिया जाए। अगर सीमांचल पर ध्यान देंगे तो हम नीतीश कुमार के साथ भी उनका सपोर्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ भी इनका झुकाव है अभी ओवैसी साहब का। और जिस तरह से ये अभी IP गुप्ता को बुलाया गया हैदराबाद में और 8 कॉरपोरेटर जो कि बॉम्बे कॉरपोरेशन के चुनाव में AIM के लोग गए थे उनको बुलाया गया और उसके साथ 5 विधायकों को बुलाया गया और किसको बुलाया गया, IP गुप्ता को बुलाया गया। तो आप समझ जाइए कि ये संख्या बढ़ाने की बात है। बंगाल बहुत अच्छा अभी सुजीत ने पूछा है सवाल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बंगाल का चुनाव है, बिहार में राज्यसभा का चुनाव है। ये सारे चुनाव को देखते ये पार्टी चाहती है कि हमारा जो वक़्त है, हमारी जो संख्या है बढ़े। मगर जहां तक मुझे IP गुप्ता का लगता है कि आपने कहा कि वो भाजपा की ओर जाएंगे, मुझे लगता है कि वो भाजपा की ओर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें जाना होगा और जो कि अभी भी हवा में ये बात तैर रही है कि वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ मुखातिब हुए, उन्होंने नीतीश कुमार की पूरी पूरी प्रशंसा की है अभी अभी इसी सत्र में 3-4 दिन पहले। और लालू यादव को भी तो कहा कि भाई वो किए। तो कहने का ये मतलब है कि ओवैसी साहब जो देखिए ओवैसी की राजनीति है कि हर प्रदेश में अब देश के लेवल पर मुस्लिम समाज को जगाना है कि वो धोखा खा रही है। मगर एक चीज आप देखेंगे पंकज जी, हैदराबाद में, तेलंगाना में वो क्यों नहीं मजबूत होना चाहते? सवाल यहाँ ये उठता है, जहां से उनका जागीर है, जहां से वो MP हैं, वहां पर वो क्यों नहीं उठना चाहते हैं कि हाँ हम यहाँ से भी अपनी सरकार बनाएं? वो वहाँ रिसेसिव होते हैं, कभी बंगाल में आ जाते हैं, बिहार में आते हैं, बिहार में अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है सीमांचल के एरिया में, अब बंगाल की ओर जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्साही आपने देखा, अभी जो फुटेज आप दिखा रहे हैं इसमें कितने जबरदस्त तरीके से हाथ दोनों मिला रहे हैं, प्रणाम हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो मुझे अभी लगता है कि IP गुप्ता अपने आप को यानी जज कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। मगर मैं मानता हूं कि अगर वो अभी लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन में रहते हैं, क्या कहीं वो सेतु का काम तो नहीं कर रहे कि भाई ओवैसी साहब को गठबंधन में मिला के RJD के साथ और सब लोग मिल जाएं और एक नया गठबंधन बन जाए? कहीं ये सेतु का काम तो नहीं हुआ है वहां जाकर? क्योंकि एकाएक तेजस्वी यादव की पार्टी से कोई बयान नहीं आया है उनके इस मिलने का। तो मैं बहुत तरीके से आशा हूं कि वो लेके कहीं एक करने की कोशिश तो उनकी नहीं है। मगर जहां तक उनकी राजनीति का मामला है, अभी शुरुआत है, शुरुआत में लड़खड़ाना नहीं चाहते होंगे और कहीं लड़खड़ा जाएंगे तो फिर मुकेश सहनी वाली स्थिति होगी। तो ये देखने वाली बात होंगी। मगर मैं मानता हूं कि वो कंफर्टेबल होंगे नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी में जाकर। चलिए, पर सुजीत मैं जी आपसे जानना चाहूंगा कि IP गुप्ता चाहते क्या है, उनका क्या 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 वो भविष्य में देख पा रहे हैं? आखिरकार उनकी योजना क्या है, रणनीति क्या है, किसके साथ रहना है? देखिए, आप बहुत लंबे समय तक पावर से बाहर भी नहीं रह सकते। अगर आप NDA में रहेंगे तो बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर पाएंगे, और दरअसल महागठबंधन के साथ रह करके आप क्या हासिल कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि IP गुप्ता की नज़र कहाँ पर है, क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि यही तो वजह है, इसलिए IP गुप्ता सबसे मिल रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। भाई AIMIM और RJD के बीच मतलब कंफर्टेबल रिश्ता तो है नहीं, पर यहाँ वहाँ पर ये चीफ गेस्ट बन रहे हैं। तो आखिरकार IP गुप्ता ने कुछ सोचा तो होगा। देखिए पंकज जी, सीधी सी बात है, IP गुप्ता अगर NDA में नहीं है तो वो उस चीज की तरफ ज्यादा प्रेफर करेंगे जहां पर उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, जहां उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी। महागठबंधन में उनको वो तवज्जो नहीं मिल सकती है जो उनको AIMIM में मिल रही है।
महागठबंधन में वो साथ में थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन महागठबंधन के बाद से उनका इस तरीके से आप जब भी देखिएगा, वो इस तरीके से कभी कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि महागठबंधन को मजबूत करना है, क्या करना है, नहीं करना है। कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो वो इस चीज को जरूर देख रहे हैं कि जब मैं एनडीए में नहीं हूं तो मैं उस चीज को जरूर चूज करूं जहां पे उनको तवज्जो मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने कहा कि वो उनके मन में चल क्या रहा है, देखिए वो केवल एक चीज चाहते हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था इस प्रोग्राम के, वो ये इस चीज को चाहते हैं कि जो जिस मांग को लेकर के वो चल रहे हैं, पान तापी कतवा को रिजर्वेशन मिले या उनकी बातों को उठाया जाए, वो आरजेडी की तरफ से अभी कोई नहीं उठा रहा है, ना मुझे लगता है कोई उठाएगा या महागठबंधन की तरफ से। क्योंकि अगर उनके तरफ से कोई इस चीज को अगर लोकसभा में उठाता है, उसे आईपी गुप्ता अपनी जीत के रूप में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमने उन लोगों के माध्यम से अपने समाज की बातों को उठा दिया। लेकिन अगर ओवैसी उठा देते हैं तो ओवैसी अगर उठाते हैं तो ओवैसी को ओवैसी को भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा। ओवैसी को फायदा इसलिए हो सकता है कि जो इनके समाज के जो लोग हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में ओवैसी की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये जिस चीज को लेकर के ये ओवैसी से जुड़े हैं, तो ये तो इनके लिए तो वैसे भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, भाई हम जिस चीज के लिए ओवैसी के साथ जुड़े, ओवैसी ने हमारी बातों को उठा दिया। इन्फ्लुएंस तो इनका दोनों तरफ से हो जाएगा। कुल मिला जुला के ये तोल मोल के बोल वाली राजनीति चल रही है। देखना चाहते हैं ये एक कि तोला माशा के हिसाब से कि अगर हम एनडीए में नहीं तो दूसरे किसी के साथ अगर है तो वो हमारे लिए कितना मुफीद हो सकता है। आईपी गुप्ता पूरी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए पंकज जी, एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो जानकारी मेरे पास है, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आईपी गुप्ता लगभग बंगाल के चुनाव में ओवैसी के साथ कैंपेन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो जानकारी मेरे पास है, इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो इस चीज को पूरी तरीके से देख रहे हैं। मैं महागठबंधन में अगर मैं रहूंगा तो उनको वहां पे कितना फायदा मिलेगा, और अगर एआईएमआईएम के साथ जाते हैं तो वो शो स्टॉपर रहेंगे वहां पर। जो शो स्टॉपर वो जिस तरीके से हैदराबाद में बने थे, वैसे ही शो स्टॉपर वो बंगाल में बन रहेंगे। चलिए, तो सवाल यही है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में इनकी तैयारी क्या है, ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी एक गंभीर सवाल, क्योंकि राजनीति में कुछ ऐसे नहीं होता है। और इसीलिए हमने आज इस प्रोग्राम को किया कि दरअसल हैदराबाद में आईपी गुप्ता को बुलाने का क्या मतलब है, असुद्दीन ओवैसी के दिमाग में चल क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हम अपने पैनलिस्ट के जरिए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता के जरिए आपको बताने का प्रयास किया। बिहार की बात में दीपक कुचगवे जी, आलोक बत्स जी, सुजीत कुमार जी शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।